करेक्शन नो टेंशन इन क्वेश्चन मार्क। क्या ये करेक्शन टेंशन वाला है या इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए? बाजार में आपने देखा होगा शुक्रवार को खास तौर पे मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी गिरावट देखने को मिली और ख़ास तौर पे पीएसयू स्टॉक्स में भी तेज़ बिकवाली थी। जो बहुत चले हुए स्टॉक थे उसमें डिसेंट करेक्शन आया। तो जब भी इस तरह के करेक्शंस आते हैं तो मार्केट में एक कंसर्न, चूँकि पहले से चला होता है, बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है स्टॉक्स में, तो क्या ये रिवर्सल है? डर जाते हैं लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इस तरह की तेज़ी मिड कैप, स्मॉल कैप और ख़ास तौर पे पीएसयूज़ में देखी गई है, तो उससे मन में एक शंका आना ज़रूरी है। प्लस हमारा मार्केट भी जो क्यूज़ ले रहा है कि दिग्गज फ्रंट लाइन बैंक्स नहीं चल रहे हैं, आईटी में एक थोड़ा रनअप आया है, तो एक चर्निंग भी हम लोग देख रहे हैं और रिजल्ट सीजन मिक्स गया है। कुछ के बहुत अच्छे रिजल्ट थे, कुछ के काफ़ी ख़राब रिजल्ट थे। तो इसको कैसे डिकोड करें? साथ ही जो रोज़ सुबह उठ के हम लोग यूएस के क्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ देखते हैं, तो दो टॉप की जो इकॉनमीज़ हैं, एक की बहुत बुरी हालत है चीन की और अमेरिका की बहुत अच्छी हालत है। इकॉनमी भी बहुत अच्छी है और मार्केट भी बहुत अच्छा है। न्यू हाई पे मार्केट वहाँ का खड़ा हुआ है। S&P आप देखेंगे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स है अमेरिका का, वो 5000 के बेंचमार्क को टच कर लिया उसने। आईटी स्टॉक्स में वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। $138 बिलियन की वैल्यू उन्होंने जोड़ी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर आफ्टर रिजल्ट्स। तो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे ARM होल्डिंग ने तो इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री दी कि स्टॉक 47% ऊपर था एक दिन के अंदर। तो एक दुनिया का बड़ा देश बहुत तेज़ी में, एक दुनिया का बहुत बड़ा देश सेकंड नंबर का बहुत बुरी हालत में, और बीच में हम भारत जो है एक शानदार रैली राइड कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप लेड बाई सरकारी कंपनियां। तो कैसे समझा जाए? क्या ये एक वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात होने वाली है? ट्रेंड रिवर्सल है क्या है? और यूएस मार्केट से क्या कोई एक बड़ी कंसर्न आगे बिल्ड हो सकती है क्या? इसी को आज हम लोग डिकोड करेंगे 3 तरीके से। अमेरिका का मार्केट समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, भारत के मार्केट और फंडामेंटल्स को समझेंगे, और साथ ही चार्ट के ज़रिए भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे चार्ट बता रहा हमें कि रेड सिग्नल है या अभी भी चलते रहने के संकेत बने हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ अनुराग सिंह जुड़ रहे हैं अमेरिका से, जो एनसेट कैपिटल के फाउंडर और CIO हैं। उनसे पूरा डिटेल में समझेंगे कि यूएस में चल क्या रहा है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं और चार्ट रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं और ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं सर्वेंद्र जी। तो इनसे यूएस के भी चार्ट देखेंगे और भारत के तो समझेंगे ही। साथ ही मेरे साथ अभिषेक जी हैं और भारतीय बाज़ारों में बड़े इन्वेस्टर के तौर पे हैं और बड़ी अच्छी पकड़ है इनकी मार्केट की ट्रेंड को समझने की, इंडियन मार्केट की। तो मैं आज इंडियन मार्केट से शुरू करूंगा अनुराग जी, फिर आपके पास आऊँगा। पहले इंडियन मार्केट में अभिषेक ये जो हुआ शुक्रवार को, खास तौर पे PSU की रैली में एक ब्रेक लगा, ठीक ठाक लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। क्या ये रिवर्सल है या एक डिसेंट करेक्शन और हेल्दी करेक्शन है? इसको कैसे लिया जाए? मुझे लग रहा है नीरज जी एक दिन का इवेंट नहीं है। एक दिन में इवेंट, क्योंकि थोड़ा शानदार तरीके से हमने वेलोसिटी देखी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स पॉजिटिव में है और ये थोड़ा सा अगेंस्ट अ ट्रेंड चला गया। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरह की रैली हमने रिसेंटली देखी है इन तरह के सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी फंडामेंटल से आगे जा चुकी है। लोग ज़्यादातर ग्रोथ को लेके चेज़ कर रहे थे एंड ग्रोथ को जस्टिफाई करते हुए इन स्टॉक्स में बाइंग हुई, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन का भी एक गैप है जो भी अराइज हो रहा है। एकाएक आप इतने सालों की जर्नी एक साथ नहीं कर सकते, कुछ पॉज होगा। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कंसोलिडेशन, एंड उस कंसोलिडेशन में कुछ समय के लिए हो सकता है कि जहाँ पे एक बड़ी रैली हमने देखी है पास्ट में, वहाँ पे कुछ हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी राय बनती है यहाँ पे। तो प्राइस करेक्शन भी देखेंगे और टाइम करेक्शन भी देखेंगे, या एक प्राइस करेक्शन के बाद फिर लंबा टाइम करेक्शन होगा? सो ब्रॉडर बेस में खराबी मार्केट में क्योंकि नहीं है एज सच कि हम ये कहें कि पूरा मार्केट ही टॉप अप हो चुका है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर में एक बार के लिए तो थोड़ी सी प्राइस करेक्शन आनी है एंड वो फिर आके एक बार के लिए कंसोलिडेट होंगे जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती और उस गवर्नमेंट के आगे जो बजट का नेक्स्ट प्लान होगा वहाँ पे फिर हम आगे नया ट्रेंड उस समय दे सकते। तब तक एक्चुअली मार्केट के लिए कोई भी नया एक्शन ही नहीं है जिसको लेके ये रैली कंटिन्यू हो, इसलिए कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है जैसे कि हर मार्केट में होता ही है। मेरे हिसाब से ये एक टाइम है जो लॉजिकली दिख भी रहा है कि क्यों मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है
और हम देखें तो एफआई की भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। अभी तक डीआई को ही लेके हम देख रहे हैं या जिस तरह के एसआईपी के फ्लोज को देख के बात कर रहे हैं, वही हमारा एक फ्यूल है। एंड लार्जली तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली कंसर्न है, और अगर वो वैसा है तो डेफिनेटली शिफ्ट इन द पोर्टफोलियो एलोकेशन या सेक्टर चर्न बिल्कुल हो सकती है। एक सवाल और, चूंकि हम लोगों ने देखा कि ये रैली मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू स्टॉक्स ने लीड की है, छोटे सरकारी बैंकों ने, रेलवे ने, इंफ्रास्ट्रक्चर ने, इन तमाम स्टॉक्स में, डिफेंस के स्टॉक्स में रैली है, और ये रैली पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। तो जब भी ऐसे बीच बीच में 1-2 बार और हुआ, करेक्शंस आए, तो लोगों ने कहा कि शायद यहाँ पे रुक जाएगा, और उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं फिर रैली चलने लगती। तो जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि नहीं, ये एक पॉज था, फिर चलेगा। क्या ये मेंटालिटी बार बार जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, क्या ना नहीं कुछ नहीं होता, कल तो फिर चलेगा, ये अब थोड़ा ज़्यादा रिस्क जोन में आ गई है? जो ना भेड़िया आया, भेड़िया नहीं आता यार कभी, वो एक दिन आ भी जाएगा, क्या वो हो सकता है? नीरज जी, तेज़ी के टाइम पे क्लासिक है, मैंने जब शुरू किया था 2007 में मेरा जो करियर था, तो 2008 की मंदी स्ट्रेट मैंने पूरी देखी थी। एंड उस समय में मुझे बहुत कैटेगरी याद है कि 2007 के एकदम एंड के अंदर में, बिफोर दिस 2008 क्राइसिस हैपेंड, उस समय भी एक ऐसी कुछ तेज़ी थी। 4 साल तक एक्चुअली मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चले आ रहे थे, एंड ऐसा लग रहा था ये इनफेवरेबल है, ये गिर ही नहीं सकते। इस तरह की ब्लाइंड जो है तेज़ी देखने को मिल रही थी। एंड देन वी नो व्हाट हैज़ हैपेंड। मुझे लग रहा है कि बास्केट के अंदर में कुछ क्वालिटी है जो जस्टिफाई कर सकते हैं फ्रेश बाइंग और यहाँ से भी, मगर बहुत ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो लग नहीं रहे हैं कि वो जस्टिफाइबल है। सो ब्रॉडर बेस पे अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है वहाँ पे करेक्शन बनता है। हालांकि ऐसा कहकर सारी ही सेक्टर गिर जाएगी या सारे के सारे पीएसयू बैंक्स या पीएसयू सेक्टर गिर जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। और वो जो पॉइंट है जहाँ पे हमने देखा कि कई बार ऐसा थोड़ा करेक्शन आया और भाग गए, इसमें ये हुआ है कि सारे के सारे जो स्टॉक्स है उन्होंने सेम पैटर्न दिखाया, और मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी जो है डिफरेंशिएट करेगी, जहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमें निकलना है और कहाँ बने रहना है। एंड वहाँ पे जब एक बार कोर्स करेक्शन आएगा तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम बाउंस बैक देखें। सो आई थिंक सो 2 बार ऐसा हुआ होगा जहाँ पे शायद ब्रॉडर कॉल, हमारे भी डिस्कशन में हमने कोई कॉल ली होगी और वो मार्केट की तेज़ी इतनी बड़ी रही है कि वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अल्टीमेटली जब ये नीचे आता है तो इट डजंट गिव यू टाइम, राइट। एंड आज का जो दिन था वो बिल्कुल वो क्लासिक एग्जांपल था जहाँ पे शायद कई लोगों ने सोचा नहीं होगा कि फ्राइडे के दिन ये हमने क्या देख लिया। तो आई थिंक सो दैट इज पॉसिबल। डराने की आपको कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन अलर्ट करने की ज़रूर कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि आंख बंद करके आप नहीं कर सकते कि एकदम ब्लाइंड खेलते चले जाएं, वो नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक झटके में जब वो लिफ्ट से नीचे उतरता है स्टॉक ना, तो फिर आपके लिए मौका नहीं होता, फिर आप फंस जाते हैं। तो उससे बचना चाहिए, और ये बीच बीच में जो छोटे छोटे वार्निंग सिग्नल्स हैं, इनको ध्यान से रीड करने की ज़रूरत है। अभी हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ कि वार्निंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि मार्केट बहुत सारी चीज़ें प्राइस इन करता है। क्या क्या प्राइस इन कर लिया होगा उसने, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, अमेरिकी बाज़ारों में नो स्टॉपिंग है। फेड ने रेट नहीं काटा मार्च में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रूड बढ़ के 81 आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉब डेटा बहुत अच्छा आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्यों इतनी तेज़ी है अमेरिकी मार्केट में? तो नीरज जी, देखिए, इसको समझते हैं 3 डायमेंशंस में। पहला ये है कि इंडियन मार्केट्स हो, यूएस मार्केट्स हो, मार्केट्स को ड्राइव करती हैं अर्निंग्स। और एज लॉन्ग एज अर्निंग्स अगर टिकी हुई हैं तो माहौल के हिसाब से मल्टीपल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मार्केट्स देर सवेर रिकवर कर जाता है। S&P की अर्निंग्स करीब अगर हम देखें तो ये हुआ क्या, यूएस मार्केट में सडन रिकवरी हमें क्यों दिख रही है? अगर हम 2021 में जाएं तो करीब 18% की सेल्स ग्रोथ हुई थी, टॉप लाइन की बात कर रहा हूं। 22 में भी 10% की सेल्स ग्रोथ हुई, लेकिन यूक्रेन वॉर हो गया, फेड ने कहा कि रेट हाइक्स होगी, सब कुछ होगा, मार्केट्स में करेक्शन आ गया, लेकिन सेल्स ग्रोथ टॉप लाइन की 10% फिर भी हुई। 2023 में भी 3% की टॉप लाइन ग्रोथ हुई, लेकिन माहौल ये था क्योंकि फेड की रेट हाइक्स फ्रॉम 0 to 5.5% आ गई थी। द पॉइंट वाज के सूनर लेटर रिसेशन आ जाएगा और कंपनीज की अर्निंग्स फिर ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन वो ड्रॉप नहीं हुई। एंड देन फेड ने उससे पहले मोर और लेस पिवट कर दिया कि अब हम रिवर्सल की तरफ बढ़ेंगे, अब हम इन्फ्लेशन ब्रॉडली लुक्स लाइक इट इज ऑन द राइट ट्रैक।
तो जाहिर है अगर आपकी टॉप लाइन बढ़ रही है और अर्निंग्स 220 230 पर एसएनपी की बनी हुई है, तो करेक्शन जो इन एंटिसिपेशन ऑफ रिसेशन था, वो करेक्शन पैन आउट नहीं हुआ, तो मार्केट ने क्विकली एक रिकवरी ले ली। सो ये एक ब्रॉड स्टोरी है, एंड आई थिंक इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि अगर अर्निंग्स गिरी ही नहीं है और अब तो रेट कट्स हैं आगे पीछे, और अगर समझिए कोई अगर कोई क्राइसिस भी आया तो फिर रेट कट्स और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसको बोलते हैं खतरे के बादल जो है वो छट गए, ये पहला ये पॉइंट है। दूसरे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं विच आर अबाउट 10 ईयर यील्ड, वो भी उस वजह से फेड ने जब से पिवट किया वो नीचे आ गया। लेबर मार्केट भी सॉफ्टन हो गया, जिससे ये खतरा भी चला गया कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट अबाउट 4% पे आ चुका है यूएस का, इन्फ्लेशन तकरीबन काबू में है, वो हम बात कर ही चुके हैं। नाउ हैविंग सेड दिस, अभी भी मार्केट उतना कंफर्टेबल नहीं है। आप इंडेक्स लेवल पे देख रहे हैं तकरीबन 5000 एसएनपी पे, बट इसका 30% जो है, 30% ऑफ एसएनपी इज जस्ट कमिंग फ्रॉम 7 कंपनीज। अब वो उतना अनजस्टिफाइड भी नहीं है, बिकॉज अर्निंग्स भी 30% उन्हीं 7 कंपनी से आ रही है, लेकिन उन कंपनीज को मल्टीपल ज्यादा के मिले हुए हैं। अगर आप एसएनपी लेवल पे देखें तो करीब 17 का मल्टीपल बनता है, अबाउट 493 कंपनीज का। बट अगर 7 कंपनीज को देखें मल्टीपल्स, तो उनका मल्टीपल 30 to 40 के बीच में है, जहां पर ग्रोथ है, जिसको मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं हम। अब उसको सुपर 6 भी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग फैंटास्टिक 4 भी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज उसमें धीरे धीरे पस्त हो रही हैं। बट कहानी ये है कि अभी भी सेफ्टी की तरफ ट्रेड लगाया हुआ है, और यूएस मार्केट में ये एक तरह से सेफ्टी ट्रेड माना जाता है कि आप इन कंपनीज में पार्क कर लीजिए जिन पे डेट है नहीं, और अर्निंग्स सस्टेनेबल हैं, और प्रॉफिट काफी है, और ग्रोथ भी आ रही है। और हमने रिजल्ट्स में देखा भी, कुछ कंपनीज ने ग्रोथ भी दी है। तो कुल मिला के नीरज, ये एक ब्रॉड सेटअप है। नाउ क्या डाउन टर्न आ सकता है? ऑफ कोर्स, आई मीन इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। रुकिए अभी एक आप, साल तो बंद करनी तय है, हम बट इसको थोड़ा सा अनुराग चार्ट के जरिए भी एक बार इसको लेते हैं, फिर हम इसको और समझेंगे। अभी आपने ग्राफिक देखे होंगे, स्क्रीन पे चल रहे हैं कि एसएनपी ने किस तरीके की रैली दिखाई। मार्च 13 को जो उसने लो बनाया था, वहाँ से 30% की रैली है। अभी एक साल भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और इसी 2024 में भी जहाँ सिर्फ 1.5 महीने भी होने आ रहे हैं, कितने 7-8 बार वो हाई बना चुका है लगातार। और इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो 5-5, 10-10, 20-20 पॉइंट चलता था, बहुत बड़ी रैली कभी नहीं होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर जाता, तो धीरे धीरे वो 22 के मल्टीपल पे पहुंच गया। तो मैग्निफिसेंट 7, सुपर 6, फैंटास्टिक 4, या एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल एआरएम होल्डिंग जैसे, कि जो जिसकी कमेंट्री इतनी सुपर बुलिश है कि एनवीडिया भी शर्मा जाए कि यार चिप के बारे में मुझसे अच्छा ज़्यादा यही जानता होगा लग रहा है। लेकिन चार्ट क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के ट्रेडर्स चार्ट पे नज़र रखते हैं। तो जैसा भी स्क्रीन पे आपने देखा कि जेपी मॉर्गन के 2 धुरंधरों के बीच में मतभेद हो गया है। अभी अनुराग से समझेंगे कि ये क्यों हुआ। एक कह रहे हैं कि बहुत, मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, अब एक करेक्शन आना चाहिए, 20% तक करेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बबल नहीं है .com जैसा। दूसरा डीलर कहता है नहीं अभी इस तो और भी तेज़ी आएगी, बट स्मॉल कैप में बड़ी रैली बन सकती है। लेकिन चार्ट क्या कहते हैं, 2 चार्ट हम समझना चाहते हैं सबसे पहले। सरवेन जी 2 चार्ट समझाइए, एक तो अपना निफ्टी का और दूसरा S&P 500 का। जी देखिए, दोनों सेटअप्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप हमारा निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ये अब बहुत बड़े टच पॉइंट्स पे पहुंच रहा है। जब एक ऐतिहासिक ट्रेंड लाइन या टच पॉइंट्स पहुंचते हैं तो उनमें सब ये पहुंच रहा है। अब हम इमोशनल पॉइंट्स क्या मानेंगे बड़े, एक 2008 का हाई, एक 2008 का लो, और एक कोविड का लो। ये 2 पैनिक लोज हैं। 2008 और 2020 के जो पैनिक लोज हैं उनसे जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जब 2008 को 2022 से ज्वाइन करते हैं तो एक ब्रॉड, एक ऑलमोस्ट एक पैरेलल सी रेंज मिलती है। और अब उस रेंज को हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो है अब ये रिस्क रिवॉर्ड है। लाल लाइन जो डिनोट कर रही है वो ग्रीड यूफोरिया को डिनोट कर रही है, क्योंकि उसमें यूफोरिक टॉप्स जो बने हैं 22 के 8 के वो सब उसके आसपास हैं। और जो 2 सबसे बड़े पैनिक क्लोज बने जो 2008 और 2020, वो नीचे ब्लू लाइन उसको दर्शा रही है। तो हमारा मानना है कि अब ये नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए ये एक ब्रॉड रेंज हो जाती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उसका लोअर एंड या अपर एंड ही रह जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि बाजार अब अपने ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पे है। इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 15 to 16 ईयर्स, 16 साल की रेंज के अपर एंड पे जब पहुंचा है, तो मैं ये बिल्कुल हमेशा कहूंगा कि रिस्क अब बहुत ज्यादा है। थॉट ये है कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा है, और इन टच पॉइंट से
हमेशा जो है सरप्राइजेज नेगेटिव साइड में निकलने की गुंजाइश है। जब तक इस ट्रेंड लाइन, लाल वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव निफ्टी के लिए बचे हैं। नीचे के ट्रेंड लाइन काफी नीचे हैं। अगर वो नंबर्स मैं भी बोलूं तो लोगों को लगेगा कि फिर बात डराने की नहीं है, बात थीम की है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड्स अब नेगेटिव हो गए। नीचे की ट्रेंड लाइन तकरीबन कहीं 12,500 के पास आ रही होगी, 12 12,500 के आसपास। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा वहां पहुंच जाएगा, बट अब इसी रेंज को अगर ट्रेड करना है तो ऊपर की रेंज आपने किस कर ली है, ऊपर जाने की जगह आपके पास से मोटा मोटी 300-400 पॉइंट की है, और नीचे गिरने के लिए आपके पास 2,000 4,000 5,000 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो उतनी भी जगह दिख रही है। तो डेफिनेटली ये चार्ट एक रिस्क को दर्शाता है यहाँ पे। और अब हम जब जाके इसमें S&P के चार्ट को भी जोड़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या रही है, तो अब हमको जाके देखना है कि कोविड के हाई के बाद जो पहला इंपॉर्टेंट हाई बना वो यूक्रेन वॉर के पहले था, पूरे वर्ल्ड में साथ में बना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बना। सितंबर के आसपास 2021 में पूरे वर्ल्ड में एक टॉप बना, जिसमें S&P ने भी अपना टॉप रखा, यूएस के मार्केट ने रखा, इंडाइसेस ने रखा, और ग्लोबल सारे इंडाइसेस ने वहां पे सितंबर अक्टूबर के रेंज में सबने टॉप रखे, और निफ्टी ने, सेंसेक्स ने भी वहीं पे टॉप रखा। तो S&P 500 तो बस वहीं पे 4800 का टॉप था, 5000 का मैजिकल आंकड़ा S&P को छूना था, और मार्केट के अंदर एक आदत होती है कि साइकोलॉजिकल मार्क्स की तरफ भागता है चुंबक की तरह, तो वो चुंबक अब पूरा हो गया है और S&P अपने उस हाई के आसपास ही है, 200 पॉइंट वहां से ऊपर है। बट निफ्टी के केस में आप लीजिए, इतनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हो गई है कि वो 18,400 वाला हाई, इनफैक्ट 18,400 वाला के करीब वो हाई था, और आज हम 22,000 पहुंच गए, तो हम वहां से 4,000 पॉइंट मोटा मोटी ऊपर है। तो हमने काफी आउट परफॉर्म कर दिया है। तो जो मैं मार्केट्स के बारे में भी बोलता रहता हूँ, स्टॉक्स के बारे में, कि अब टाइम ये है कि आउट परफॉर्मेंस कैन गेट पनिश्ड। यहाँ पे आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपने ग्लोबल मार्केट्स को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया है, और थोड़ा पैसा टेबल से हट सकता है, यहाँ से निकल के यूएस में जा सकता है, किन्हीं और मार्केट में जा सकता है जहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ से कम रही है, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, तो रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर, और साथ में सेंसेक्स की जो इवन ईयर साइकिल्स हमने डिस्कस की अपने शोज पे, उनको सारों को जब समीकरण करते हैं और मिश्रण करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा है। अब रिस्क को जब आप मानेंगे तो आप कैसे मानेंगे? मेरा अब मानना यहाँ से ये नहीं है कि इस साल आप क्या एसबीआई की एफडी रेट से ज्यादा 7-7.25% एफडीआई में, एसबीआई में एफडी में मिल जा रहा है। आई थिंक 400 दिन की एफडी में उनकी देख रहा था कुछ 7.2 चल रही है उसके आसपास। तो अगर 7-7.25% मुझे एफडी में मिल जा रहा है तो मैं यहाँ से रिस्क लेकर नहीं खड़ा रहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब नहीं लगता ऑनेस्टली कि बाजार यहाँ से 8-10% ज्यादा निफ्टी और यहाँ से चलेगा। तो 22 का 24 24.5 निफ्टी होगा नहीं। तो जब वही सेम पैसे मेरे एसबीआई की एफडी में पैसे रख के शांति से बन जा रहे हैं, तो मैं रिस्क लेके पूरे साल इस बाजार में क्यों खड़ा रहूंगा? जबकि मुझे मालूम है कि हर 2 साल में इंडियन मार्केट्स ने इवन ईयर में अराउंड 25 से 30% का इंडेक्स ने एवरेज करेक्शन दिया है। ये 44 साल का डेटा बोल रहा है। 1-2 साल का होता तो मैं भी उसको दरनिकार करता, बट इतने स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट को दरनिकार नहीं कर सकता। सरविंद, एक चीज हम लोगों ने और देखी पिछले 3-4 सालों के मार्केट में, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हम लोग देखी कि मार्केट ने हर बार जो बहुत पॉपुलर बिलीफ था उसको सरप्राइज किया, पॉजिटिवली सरप्राइज किया, अलग अलग कारणों से, वो जियोपॉलिटिकल रीजंस हो या जो भी फंडामेंटल रीजंस बने, उसकी वजह से उसने सरप्राइज किया। क्या इस बार भी ऐसा लगता है आपको कि सरप्राइज कर सकता है मार्केट? क्योंकि बहुत सारे इवेंट यहाँ से लाइंड अप है। मुझे नहीं पता कि चार्ट में इवेंट आप लोग कैसे रीड करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में देखें तो इलेक्शन है, फिर उसके 45 दिन बाद बजट आएगा, फिर उसके महीने भर बाद से नहीं, उससे पहले एक बार मानसून भी है, इलेक्शन के इमीडिएट बाद मानसून पे आपको झेलना है, फिर उसी के साथ साथ बजट है, फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, और उसके ख़त्म होते ही फिर एक बजट आएगा आपके पास, और उससे पहले नवंबर में यूएस का इलेक्शन भी है। और ये तो मैंने 2 देशों के इवेंट बताएं, 50 देशों के इलेक्शन होने इस साल 2024 में। तो क्या कोई सरप्राइज हो सकता है मार्केट? कई बार ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी सेइंग है, बड़े बड़े दिग्गज ये बोलते हैं, और हमने 20 साल में उसको एक्सपीरियंस कर लिया कि हर बार लोग बोलते हैं कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट, बट वो डिफरेंट कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार को चलाने के लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस और बहुत सारे समीकरण नहीं है। 2 ही बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, ग्रीड एंड फियर। इसके अलावा तीसरा कोई इमोशन हो तो आप मुझे बताइए। इन्हीं 2 इमोशंस पे डिमांड और सप्लाई बनती है, इन्हीं 2 इमोशंस पे बाजार चलता है। आज से नहीं, मतलब पौराणिक काल से भी आज तक अगर कोई भी व्यापार हुआ है तो वहां ग्रीड और फियर का खेल हमेशा रहा है। और स्टॉक मार्केट्स की जो 200-300 साल की हिस्ट्री जो मिल जाती है चार्ट्स पे, उसमें आपको हमेशा दिखेगा, इंक्लूडिंग द ट्यूलिप मेनिया, कि जहां एक-एक गुलाब का फूल, एक-एक ट्यूलिप का फूल कुछ लाखों में बिका था। तो ऐसे यूफोरियाज हो जाते हैं,
और उनमें फिर नेगेटिव सरप्राइजेस हो जाती हैं। फिर वो गुलाब का फूल और वो ट्यूलिप का फूल फिर इवेंचुअली 10-10 पैसे में बिका, वो अलग बात है। बट उसमें कितने लोग ट्रैप हो गए, कितने लोग उस इमोशंस में कैरी फॉरवर्ड हो गए, कितना कैरीड हो गए। तो उससे बचें। सबको हम यही बोलते हैं कि भाई उससे बचें। हमेशा ये समझ के चलें कि सरप्राइजेस आते रहेंगे जब ग्रीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंड जी। वैसा वर्सा। जब कोविड के लो पे हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अब इंडिया में लेने का टाइम है, तब हमारी कोई सुन नहीं रहा था। और आज भी हम बोल रहे हैं कि भाई बेचने का टाइम है, तो भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। नहीं तो ये बड़ा ये जी। अनुराग से पूछते हैं, अनुराग क्या यूएस मार्केट में बहुत ग्रीड और यूफोरिया है? हाँ, नहीं है। और देखिए, शिवेंद्र ने काफी अच्छा डेटा बताया। 4800 पे नवंबर में एसएनपी ने टच किया था, 4850 के अराउंड, और अभी भी तकरीबन वापस वहीं पर आया है। मल्टीपल सबके सामने है, अर्निंग्स की मैंने बात की ऑलरेडी। सो यूएस मार्केट्स तकरीबन वहीं पर आए हैं जहां पर 2021 में थे। एंड गुड न्यूज़ ये है कि रेट बढ़ने के बाद भी इकोनॉमी ने सर्वाइव किया है। 20x के मल्टीपल दिख रहे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट 17x पर ही है। तो वो ब्रॉड बेसिंग अब हम अगले 2024 में ये देख सकते हैं कि मार्केट ब्रॉड बेस्ड हो रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है। बट यूएस मार्केट सर्टनली नॉट ओवर वैल्यूएशन जोन में नहीं है। बट एक छोटा डेटा पॉइंट भी जरूरी है, वर्ल्ड का अभी जितना भी मार्केट कैप है उसका 50% यूएस में है। सो दिस ब्रॉडली हिस्टोरिकली किसी कंट्री ने ऐसा अचीव नहीं किया है। जापान ने किया था 80s में, बट वो अर्निंग से जस्टिफाइड नहीं था बहुत ज्यादा। बट यहाँ पर अर्निंग्स हैं फिलहाल, तो और इनोवेशन भी है। तो एटलीस्ट इट्स नॉट इन द बबल जोन। एंड आई थिंक दैट्स वेयर आपके जो जेपी मॉर्गन के जो एनालिस्ट हैं उनकी बात है कहीं ना कहीं रिसेशन पर, कि देखिए हम ये इतना इजीली नहीं निकल पाएंगे इस समस्या से कि आपने स्टिमुलस दिया कोविड में और फिर इन्फ्लेशन डाला एंड देन उसके बाद में स्मूथली निकल गए। एट सम पॉइंट वी नीड अ करेक्शन, और वो करेक्शन मतलब वो रिसेशन की बातें कर रहे हैं। और वो 24 में नहीं तो 25 में नहीं तो 26 में, देखिए बट बड़ा राइप है कि व्हेन एवरीबॉडी इज वेरी कंफर्टेबल वो रिसेशन हमें हिट कर जाएगा इन वेरियस फॉर्म्स, राइट? क्योंकि इस तरह से रिसेशन से इकोनॉमी की छटनी भी हो जाती है, जो जरूरी है। अदरवाइज वी गेट अ वेरी बिग रिसेशन देन, जो 2008 में आ गया था। नोबडी वांट्स दैट। तो एक तो ये बात हुई नीरज। तो बट आई थिंक दूसरा, शिवेंद्र ने एक और बात कही इंपॉर्टेंट। देखिए इंडियन मार्केट में वो 18 से ऊपर जब क्रॉस किया ना, मैं भी एक ये बात कहना चाहता था कि अब आप इंडियन मार्केट में कोई भी सेक्टर को फंडामेंटली जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा ये 16,000 ही जब क्रॉस किया था ना, 16 से 16.5 के आसपास, उसके बाद से जो भी चल रहा है, nobody can, I am very happy if somebody wants to debate कि ये fundamentally justified है। फाइनेंस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप उस लेवल के ऊपर कोई भी स्टॉक को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब एक ही चीज पे चल रहा है विच इज लिक्विडिटी एंड मोमेंटम, पर वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। मतलब वो ये है कि चीजें महंगी आप खरीद रहे हैं कि इससे भी ऊपर रेट जाएंगे। वो प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस नहीं कह रहे हैं कि जाने चाहिए, या वैल्यूएशन एफडी की रेट इंडिया में 8% है, उसके हिसाब से फंडामेंटली मार्केट के मल्टीपल अगर आपको किसी भी कंपनी का 12 से 14 का पीई दे रहे हैं या उससे ऊपर दे रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मतलब 30, 40, 50, 60 के पीई तक कोई सोचता ही नहीं है। तो अनुराग ये एक ऑर्डर बताना जरूरी है। मैं इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पहले अभिषेक को इसमें लेके आता हूँ। अभिषेक, अनुराग ने जो बात कही कि अब फंडामेंटल को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, आप भी यही कह रहे थे अभी शुरुआत में। एक एंटीथेसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसको मेरे को आप एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। हमने पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में रादर, जो इकॉनमी में बदलाव किए हैं सरकार ने, वो इससे पहले हमने नहीं देखे थे। ठीक है, जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े बड़े चेंजेस किए जाएंगे। इंडियन रेलवे में ट्रिलियन रुपीस का खर्च किया जाएगा, कैपेक्स 10 लाख करोड़ कैपेक्स एक साथ 30% का राइज कर दिया। रेलवे के ऑर्डर एक साथ 30% के, मतलब टोटल कैपेसिटी का 30% ऑर्डर वन गो में। तो क्या मार्केट इन सब चीज़ों की डिस्काउंटिंग कर रहा है, इसलिए हमको ओवरवैल्यूएशन दे रहा है? क्यों आप ही लोग कहते हैं मार्केट 6-8 महीने साल भर आगे देख के चलता है, इसलिए ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगे स्टॉक मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं देखा, सारे इकोनॉमिस्ट को भी नहीं समझ में आ रहा
कि इकॉनमी में जो बड़े चेंजेस किए गए हैं ये कैसे पैन आउट होंगे, क्या ये रीज़न है, इसका एंटीथेसिस ये हो सकता है क्या? देखिए, मार्केट के अंदर में ये जो उपलब्धियां हुई, अब ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है किसी भी सेक्टर के लिए, बिकॉज आपने हिस्टोरिकली ऐसा कुछ देखा नहीं और अब आपके पास एक विजिबिलिटी आ गई। उस विजिबिलिटी के तहत आपने कॉल लिया कि अब इसके एग्जीक्यूशन के बेसिस पे आपका फंडामेंटली टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या होने वाला है, एंड देयरफॉर यू प्राइस इन द स्टॉक। तो हमने जो रैली भी देखी लार्जली, जहाँ पे स्टॉक्स एक साल के अंदर में हमने देखा है कि कैसे 3 से 8 गुना हो चुके हैं, वो प्राइमा फेसी इस तरह से कि एक तो अंडर ओनरशिप रही है इस सेक्टर की लार्जली बाय लेट्स से प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, एंड सेकंड है कि इस सेक्टर में कुछ खास हुआ भी नहीं था इससे पहले। तो वो कैचअप गेम के अंदर में जो एक तरफा तेज़ी आई वो उसको वहाँ तक ही जस्टिफाई कर पाती है, मगर अभी भी इसकी आउटकम को अगर हम प्लान करें, बिकॉज ये सारी के सारी अगेन मैन्युफैक्चरिंग लेड है, एंड इसके आगे के क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एग्जीक्यूशन में, मार्जिन में, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, इसके अंदर टाइम। सो कहीं ना कहीं अब वो बात है कि ये होगा, इस पर डिनाइल नहीं है, बट उसको लेके आप कितना प्राइसिंग कर लें वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और ख़ास तौर से सोने के भाव पर चांदी नहीं लेंगे, हाँ, अब एक तरह से कर सकते हैं, एकदम देसी लैंग्वेज में ना, कि ठीक है चांदी भी वैल्यूबल है लेकिन उसके लिए हम 60,000 रुपये तोले का भाव नहीं देंगे। आप इसको दूसरे तरह से बता सकता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट पार्लेंस में हमेशा 1 ईयर फॉरवर्ड की रेफरेंसिंग दी जाती है कि 1 ईयर फॉरवर्ड पे आप प्राइस टू अर्निंग या तो इंडेक्स का क्या देख रहे हैं या स्टॉक का क्या देख रहे हैं। इन दिनों में मैंने जब कुछ इंटरेक्शन किए तो कुछ लोग शायद आगे 3 ईयर फॉरवर्ड 4 ईयर फॉरवर्ड की बातें करने लग गए। तो होना ये है कि वो 4 ईयर फॉरवर्ड पे आपको सस्ता लगेगा और फिर आप बाय करने जाओगे और वो थीसिस आपकी जस्टिफाई करेगी। मगर इस सिचुएशन में क्या होगा कि कहीं पे भी मार्केट का थोड़ा सा भी अगर रुझाव बदल गया और वो 3 साल फॉरवर्ड के चक्कर में 2 साल या 1 ईयर फॉरवर्ड पे आ गया, तो आप फिर 3 साल तक उस स्टॉक पे उसी प्राइस पे बने रहेंगे। इसका मतलब इसको कंसोलिडेशन मेरे नज़रों में कहा जाता है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कितना बड़ा करेक्शन आ सकता है, बट फिर शायद आपको अपटिक उस 3 स्टॉक में इतने सालों तक ना मिले, बिकॉज उसकी फंडामेंटल प्राइसिंग ऑलरेडी काफ़ी अहेड ऑफ टाइम हो चुकी है। सो ये एक मिसमैच है जो कि मार्केट के अंदर में प्रिवेल कर सकता है कुछ सेक्टरों में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे जब IPO आए थे तो उन्होंने हमें एड्रेसेबल मार्केट का एक नया फार्मूला बताया था कि आप लोग ऐसे देखिए कि हम लोग कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, इस पे वैल्यूएशन दीजिए। और ऊबर वाले तो वो खुशरो साही साहब तो ये कहते थे कि सूरज के नीचे जितनी भी धरती की सड़कें सब हमारे लिए एड्रेसेबल मार्केट है। तो आप 150-200 साल का 300 साल का वैल्यूएशन वाले एक साथ लेना चाहते थे। खैर उस बहस से वापस लौट के आते हैं। अनुराग, आप बहुत ब्रीफली इसमें जोड़िए, फिर मैं 2 और चार्ट आपको दिखवाता हूँ। तो नीरज, एट अ हाई लेवल मेरा थीसिस ये है कि देयर इज अ सरप्लस इकोनॉमी एंड देयर इज अ स्केर्स इकोनॉमी। देखिए, ये जो वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस हैं ये सरप्लस इकोनॉमीज हैं। सरप्लस इकोनॉमी में क्या होता है कि हर चीज ही सरप्लस है, सो किसी चीज को कॉन्स्ट्रेंट करके नहीं रखा गया है, तो एक मार्केट में डिमांड सप्लाई का एक बैलेंस आ जाता है। एंड उसके बाद में पूरी सेक्टर में सेक्टोरली एवरीवेयर एक बैलेंस बन जाता है। सो द ग्रोथ ऑल्सो मैच्योर्स एंड देन इट इज मोर ग्रेजुअल लाइक 2-3% बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी डिस्कवर्ड, और इनोवेशन पे ही सुपर नॉर्मल वैल्यूएशंस मिलते हैं। इकोनॉमी लाइक इंडिया, वी हैव ऑलवेज बीन स्केर्स, सो सप्लाई कम है एंड डिमांड ज्यादा है, और वहां पर भी एक इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होता है तो प्राइसेस में स्पाइक बहुत ज्यादा होता है, एंड वी हैव सीन इट एंड वी कैन। सो इन अ इकोनॉमी व्हिच वाज वेरी ड्रिवन बाय फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, वहां पर अगर आपने थोड़ा भी फ्लेवर चेंज कर दिया टुवर्ड्स मार्केट, एंड मार्केट्स में उतनी, जिसको 2 चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेड्थ, एक होती है डेप्थ। ब्रेड्थ होता है आपका कितनी कंपनीज हैं अवेलेबल इन्वेस्टेबल पूल में, तो निफ्टी 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, आप देखिए कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। एंड सेकंड हो गया डेप्थ, कि मार्केट में फ्लोट कितना है उनका और कितना शेयर्स, कितना कैपिटल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दोनों ही कम हैं, एंड उस पर से अगर आपने थोड़ा भी डिपॉजिट्स को डाइवर्ट कर दिया मार्केट्स में, तो एक पीरियड आता है जब आपको सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, एंड इट विल रिजल्ट इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्राइसेस। तो इसमें समय लगेगा, और यही थीसिस आई थिंक एट सम पॉइंट आई विल राइट अबाउट इट। बट आपके होटल्स में कैपेसिटी नहीं होना, रोड्स पे ट्रैफिक होना, सिटीज में रियल एस्टेट और अच्छे मकान प्राइस पे नहीं मिलना, वो सब उसी काइंड ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग एंड सप्लाई कांस्टेंट इकोनॉमी का नतीजा है, नीरज जी। परफेक्ट। अच्छा सरवेन जी, बैंक निफ्टी का चार्ट हमें आप समझाइए, क्योंकि हमारे जो फ्रंट लाइन बैंक्स हैं, जो जिन्होंने बहुत सारा वेटेज है जिनका बैंक निफ्टी में, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं।
तो बैंक निफ्टी क्या बता रहा है, और इसके साथ ही क्रूड ऑयल का भी चार्ट हमें समझाइए। जी, नहीं, बैंक निफ्टी देख के ही तो सबसे ज्यादा चिंता है कि जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, और इसका चार्ट तो इतना ब्यूटीफुल और कॉपी बुक है कि मतलब आप जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो निफ्टी के केस में देख रहे थे उसमें 2-4 टच पॉइंट थे, बट इसमें तो तकरीबन 11 से 12 टच पॉइंट हैं, और इतना मैजिकली ये वर्क कर रही है। इतना सिंपल चार्ट है, मैंने इसको ट्वीट भी किया था। इतना मैजिकल सिंपल चार्ट है कि अगर आपने अपर ट्रेंड लाइन पे जब भी बेचा तो 1500 पॉइंट आपके मिनिमम बने ही है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग जाके इसको शॉर्ट करने लगे, बट थॉट ये है कि भाई अगर इसी ट्रेंड लाइन ने इसको इतना रोक के रखा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लास्ट 2.5-3 साल से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी के विद इसका परफॉर्मेंस बहुत वीक है, और उन एवरेजेस को हम जब हमने प्रोप्राइटरी जो इंडिकेटर बनाए हैं वो तकरीबन 18 से 20 महीने के लो पे चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट अपना पिछला लो जो है 2022 वाला ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है ये बहुत चिंता का विषय है। नो डाउट उसमें एचडीएफसी बैंक का भी बहुत बड़ा पार्ट है, बट ये बहुत चिंता का विषय है। और ऐसे समीकरण पास्ट में निफ्टी सेंसेक्स के डेटा में, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा में 3 से 4 बार बने हैं, और हर बार वो फिर एक मेजर करेक्शन का कारण बना है। तो साथ के साथ एक, जैसे मैंने बोला, इवन ईयर और साथ में अब ये साइकिल, तो 25 से 30% उसके बाद निफ्टी एवरेज गिरता है जब इस तरह के समीकरण निफ्टी बैंक निफ्टी के बनते हैं, और बैंक निफ्टी उससे ज्यादा गिरता है। तो आई थिंक आपके शो पे शायद पहले एक बार बोला भी था कि रुपी न्यूट्रल जिसको करना है वो निफ्टी लॉन्ग करके बैंक निफ्टी शॉर्ट करे। उस ट्रेड में ऑलरेडी उस पॉइंट से ऑलरेडी 8% बन रहे हैं, और इतना रिस्क फ्री ट्रेड था वो कि जिसको आप सोच नहीं सकते कि एक इंडेक्स आप लॉन्ग है और एक रुपी न्यूट्रल आप शॉर्ट है, फिर भी आपके 9% बन रहे हैं। आप जाके जिसको भी वो डेटा चेक करना है करे, आपको दिखेगा कि 142 वाला इंडिकेटर इस समय ऑलमोस्ट 120 के नीचे कहीं चल रहा है, 120 के आसपास चल रहा है। तो बहुत चिंता का विषय है ये चार्ट, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले डाला था कि ये ही कारक बनेगा एक एक करेक्शन के पूरे इंडियन मार्केट में। ओके, तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा वीक है। इसमें गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इसने उस लाइन को टच किया है और उसको तोड़ नहीं पा रहा है। और 5 के बाद 1 2 3 4 5 छठवें पॉइंट के बाद उसने एक बढ़िया डिसेंट करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर 5 बार। अभी तो मतलब बिल्कुल अगर प्रायिकता लगाएं गणित की तो वहीं पे खड़ा है। अच्छा, क्रूड का दिखाइए, फिर मैं कमेंट लूंगा इन पे। क्रूड का चार्ट दिखाइए, क्रूड का कैसा बता रहा चार्ट। नहीं, डॉलर रुपये नहीं, पहले हमें ऑयल का चार्ट देखना है। यस, ब्रेंट क्रूड का। यस, आप बताइए इसको। जी, तो अब जो आप पूछ रहे थे कि भाई क्या समीकरण बन सकते हैं, तो टेक्निकली जो मुझे लगता है कि दो, अभी आपने सिल्वर भी बोला, जब हमने बोला कि सब कुछ बाद में एक जगह पहुंचता है, बड़े टच पॉइंट्स होते हैं 2008 के जैसे लेवल्स होते हैं, या जो बड़े बाजार के जो बड़े टच पॉइंट्स आज तक रहे 2008 2020, ये सारे जो बड़े टच पॉइंट हैं 2000 से जहां से दुनिया में रैली स्टार्ट हुई, इन टच पॉइंट्स पे सब कुछ आके कन्वर्ज करता है। तो दो बड़े एसेट क्लास या दो बड़ी चीजें, दो बड़ी कमोडिटीज 2008 के हाईस के आसपास नहीं पहुंच पाई हैं। एक है क्रूड और एक है सिल्वर। तो मुझे अब ये रिस्क लग रहा है, जिस तरह का क्रूड का ये सेटअप बन रहा है कि 2020-21 से आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी खराब न्यूज आया है, ब्रेंट और WTI आप 70 के नीचे ले जाके टिका नहीं पाए। 68-70 ब्रेंट के लिए तो आप देखेंगे कि वो 67-68 और 70 के आसपास घूमता है और तुरंत पलटता है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया था, आप देखिए कम से कम 6-7 बार 8 बार यहाँ से पलटा है। करंट मूव भी एग्जैक्टली वहीं से पलटा है। तो हमारा थॉट ये है कि जिस तरह का इसमें मोमेंटम और पैटर्न ट्रैक्शन बन रहा है, मे बी इस पैटर्न को, इस बुलिश ट्रायंगल को बनने के लिए 1 से 3 महीने और लगेंगे, बट जब इसका फाइनल ब्रेकआउट होगा तो ब्रेंट और WTI अपने 2008 के हाईस को टेस्ट करने जाएंगे, जो तकरीबन 150 के आसपास थे। मान के चलिए यूक्रेन वॉर में भी हम वहां गए नहीं, हम 139-140 तक गए, हमने उन लेवल्स को टच नहीं किया। तो वॉर को मैं इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज इट वाज अ इवेंट व्हिच वाज लाइक अ ब्लैक स्वान टाइप ऑफ एन इवेंट। नॉर्मल पार्लेंस में भी इसको 150 जाना है, तो कितने लोग उस रिस्क को देख रहे हैं? चलिए 150 को तो छोड़िए, फिलहाल तो मुझे खाली 95 तक लग रहा है। 90-95 के रिस्क को भी क्रूड में कौन लोग फैक्टर इन करके चल रहे हैं? तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब देना क्रूड में जरूरी है कि भाई 90-95, और जिस दिन 100 निकाला 2008 में, जैसे ही क्रूड ने 100 का टिक पार किया था, उसके बाद 140-149 तक ऑलमोस्ट वर्टिकल रन अप था 3 महीने में। तो मैं तो डर रहा हूं कि जिस दिन क्रूड 100 निकालेगा उस दिन क्या होगा। बट फिलहाल 95-100 तक जा रहा है ब्रेंट और 90-95 तक जा रहा है WTI, ऐसा मुझे लगता है, और यही एक कारक बनेगा पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को नीचे लाने के लिए। ओके, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टिक इसमें नीचे बन चुके हैं। एग्जैक्टली वहीं पे ये
बॉटम ले लेता है, और अगर इस नीचे वाली लाइन को आप देखें तो बहुत कितने 10 डिग्री पे ऊपर की तरफ चल रही है, यानी जी। धीरे धीरे बॉटम 10 डिग्री पे ऊपर की तरफ आपका बन रहा है। तो क्रूड में ऊपर की तरफ बॉटम बनना अच्छी बात नहीं होती है, और वहीं से वो बाउंस करके ऊपर जा सकता है। तो कोरिलेशन अब आप समझिए, आपको 3-4 चार्ट दिखवाए, निफ्टी का दिखाया, बैंक निफ्टी का, S&P का, और अब ये देखिए जो ये विलन चार्ट है क्रूड का। अनुराग जी, ये बैंक निफ्टी हमारा ज़्यादा वीक लग रहा है कंपैरेटिवली, और उसमें से फ्रंट लाइन बैंक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप इंडियन मार्केट में खास तौर पे बैंक पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका? अच्छा, एक सर्वेंद्र जी ने जो दिखाया चार्ट 2007 से शुरू किए ना इन्होंने, आपने, बिकॉज मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था नैरो रेंज में, बट मेरा एक सवाल ये रहा कि 2002 से आपने क्यों नहीं शुरू किए, बट दैट्स अ टेक्निकल पॉइंट, बिकॉज देखिए एट सम पॉइंट फंडामेंटलिस्ट लाइक मी, ओके नॉट फंडामेंटलिस्ट्स बट फंडामेंटल एनालिस्ट्स लाइक मी बिलीव कि आप देखिए जैसे वो रिग्रेशन में होता है ना बेस्ट फिट लाइन, तो इट्स नॉट अगेंस्ट एनी फिलोसफी, बट अल्टीमेटली आपके पास एक सेट ऑफ डॉट्स हैं, आप बेस्ट फिट लाइन उसको बना सकते हैं, तो आप चार्ट्स को पिक करके एक थियरी बना सकते हैं। आई विश द क्रूड मार्केट न्यू कि ये बॉटम और ये टॉप है, अदरवाइज इतना एनालिसिस नहीं हो रहा होता। फंडामेंटली आई थिंक नीरज जी, मैंने इसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश भी की है, नजरिए अलग अलग होते हैं, बट एट सम पॉइंट दे ऑल हैव टू कन्वर्ज। एक साइज ऑफ इकोनॉमी होता है, एक साइज ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री होता है, और अल्टीमेटली बैंकिंग इंडस्ट्री को साइज ऑफ द इकोनॉमी के साथ में ही कोरिलेशन में चलना होता है, ऊपर नीचे फेरबदल हो सकते हैं। फंडामेंटली आई वुड बिलीव दैट इंडियन मार्केट्स में बैंक्स हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी रिच वैल्यूएशन, बट बिकॉज द इकोनॉमी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही थी उसका इंडिया में डायरेक्ट स्टॉक्स के फंडामेंटल प्लेस नहीं थे इकोनॉमी में इन्वेस्टिंग के लिए, स्पेशली आप अगर देखें रियल एस्टेट और तमाम तरह की चीजें, तो बैंक्स वर अ प्रॉक्सी फॉर द लार्जर इकोनॉमी। तो इसलिए 20-25 साल से, और ये कोई भी कंट्री जब ग्रो करता है तो सबसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बैंक्स ही दिखते हैं, और वो एक प्रॉक्सी बन जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, एंड दैट्स वेयर एफआईआईज आल्सो हैव बिल्ड अप वेरी रिच पोजीशंस ओवर द लास्ट 20-25 इयर्स। अब एक पॉइंट पर आ गए हैं, जब मेच्योरिटी हिट कर गई है, देन आई थिंक इकोनॉमी के ग्रोथ रेट हम कह सकते हैं, कोई 6 आर्ग्यू करेगा, कोई 7 बोलेगा, बट बहरहाल दे आर नॉट 9 and 10 और 11 और 12, दे आर 6 and 7 और 5 और 6। तो इसके हिसाब से नीरज फंडामेंटल व्यू ये बनता है कि बैंक्स के वैल्यूएशंस एंड निम्स ग्रेजुअली कम होते हैं एज द इकोनॉमी मैच्योर्स। इस पे कभी कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन इंडियन बैंक्स के पास में बहुत सारा लीवे था निम्स निकालने का, जो विंडोज धीरे धीरे क्लोज हो रही हैं। सो अल्टीमेटली आई थिंक दी बैंक्स के मल्टीपल्स यूएस में अबाउट 10 से 11 के बीच में चलते हैं, इंडिया में अभी भी 20 के मल्टीपल्स चलते हैं बैंक्स में, जो ग्रेजुअली कम होंगे। ग्रोथ विल मिमिक दी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम एचडीएफसी बैंक को बहुत पहले जाएं, 20 साल पहले, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि एक्सेल में आप 25% ग्रोथ लगाते थे हर बार अर्निंग्स की, और वो 20 साल तक चली थी। 25 के बाद वो 20 हुई, और 20 के बाद अब वो 15 की बातें हो रही हैं। तो ग्रेजुअली दिस इज अ मैच्योरिंग ऑफ द इकोनॉमी, देयर इज नो हार्म अबाउट इट, बट आई थिंक द वैल्यूएशंस हैव टू ड्रॉप। तो प्राइस टू बुक 3 से ऊपर कोई भी मार्केट में नहीं होता है, और इंडिया में भी नहीं, जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल व्यू हो गया आई थिंक ऑन हाउ द मार्केट शुड बिहेव। सो एक इसमें एक कॉमन सेंसिकल व्यू है, कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं। देखिए इंडिया में FIIs होल्ड अबाउट 50% ऑफ ऑल द बैंक्स, तो एक मार्केट बैलेंसिंग फोर्स है वहां पर। तो यू कांट से कि अगर इन्वेस्टर्स, अगर SIP फ्लो आकर के बैंक्स को ज्यादा वैल्यू करने की कोशिश भी करता है, तो देयर इज अ बैलेंसिंग फोर्स ऑन FIIs होल्डिंग, एंड दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू सेल के यार ठीक है, अच्छी एग्जिट मिल रही है, बेच देते हैं। अब दो नजरिए इसमें बनते हैं, कहाँ पे ये कौन सही होगा वो हमें फ्यूचर ही बताएगा। FI बेच रहे हैं, बेचने दीजिए उनको, 10 साल बाद पता लगेगा हु वाज राइट, बट देयर इज अ बैलेंसिंग फोर्स देयर, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब हम अगले सेक्टर में बात करेंगे, बट PSUs में वो बैलेंसिंग फोर्स है नहीं, तो वो वन वे चले जाते हैं ऊपर। तो दैट्स द लिमिटेड व्यू नीरज दैट आई वांटेड टू काइंड ऑफ गिव अ टेक ऑन नहीं, दिस। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसके बाद हम लौटेंगे ना, तो एक चार्ट और हम लोग डिस्कस करेंगे डॉलर रुपी का, साथ ही अभिषेक जी से और अनुराग से समझेंगे क्या हमारे फ्रंटलाइन बैंक्स
HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, आऊँगा आपके पास जाऊँगा, ये अभी भी महंगे हैं क्या? इनमें और भी करेक्शन हम देख सकते हैं क्या? छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। इससे आपका आवाज़ अड्डा में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल चर्चा चल रही है। इस शो को आप सेव करके रख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कालजयी हैं, अनंत काल तक आप उससे सीखेंगे। फटाफट एक पहले हम डॉलर रुपये के चार्ट देखते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को ओपन करें, क्योंकि सरवेन जी भी कुछ उसमें ऐड करना चाहते थे बैंक वाले मामले में। लेकिन सरवेन जी पहले बहुत संक्षेप में हम लोगों को वो रुपये वाला चार्ट समझाइए। जी देखिए, मैंने सारे चार्ट्स कोशिश की कि टच पॉइंट्स वो पकड़ूं। अनुराग जी को वो दूसरा वाला एक चार्ट क्रूड का चाहिए था, वो मैं उनको पीछे से भेज दूंगा। उस चार्ट में टारगेट्स कुछ ऐसे हैं जो अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बट उसमें काफी टारगेट्स हैं। बट इसके लिए मैंने नहीं दिखाया, बट सेम चार्ट ऑलमोस्ट वो बन रहा है। तो डॉलर रुपये का क्या है कि सेम टच पॉइंट्स जो मार्केट के बने हैं, जब आप वो 16 साल का एक चार्ट देखते हैं तो देखिए कितनी पैरिटी है। जब निफ्टी अपने 16-18 साल के रेजिस्टेंस के पास है, या बैंक निफ्टी उन 20 साल के रेजिस्टेंस के पास है, डॉलर रुपये ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है। मतलब डॉलर रुपये का भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये इन्वर्टेड चार्ट है, क्योंकि ये रुपये के फेवर में है। इस चार्ट को जब उल्टा करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट के पास है, और सपोर्ट को तोड़ के कहीं और वीक होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। हमारे सेंट्रल बैंक ने काफी अच्छे से मैनेज किया है अभी तक। तो होपफुली अगर ऐसे ही मैनेज कर लेगा टाइट रेंज में तो ठीक है, बट ये हिस्टोरिकली सबसे टाइट रेंज है। लास्ट 16-18 महीने की सबसे टाइट रेंज है। इतिहास में 20 साल के डेटा में इतनी टाइट रेंज कभी नहीं बनी। तो इससे दो चीज तो बहुत क्लियर है कि इतनी टाइट रेंज करने के बाद जब शिकंजा हटेगा तो एक तरफ बड़ा मूवमेंट आएगा। अब वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमको साइड्स लेनी है। तो मैं अभी यही साइड ले रहा हूं कि जिस तरह का ये ब्रेकआउट हो गया है, कि लाल लाइन से भी ब्रेकआउट हो गया और ब्लू लाइन से तो ऑलरेडी सपोर्ट लेके चल ही रहा है। तो मुझे लगता है, जो मैं आपके शो में पहले भी बोल चुका हूं, कि रुपये 87-89 तक जाएगा। और अलॉन्ग विद द क्रूड चार्ट ये भी एक कारक है डर का कि भाई इस साल में आप रिस्क ऑफ द टेबल ले जाइए, क्योंकि 6-7% आपके एसबीआई के एफडी में बन रहे हैं। अगर निफ्टी में 8-9%, 10% बन भी गए, सो बी इट, आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। तो करेंसी भी यही बता रही है कि भाई तकलीफें आगे हैं और 87-89 तक के आ सकते हैं। ये व्यू हम तब छोड़ देंगे जब 80 के नीचे रुपया चला जाएगा, और ये हम कोशिश लास्ट कई महीनों से कर रहे हैं कि 80 के नीचे आ जाए और हम वो व्यू छोड़ दें, बट मार्केट वो व्यू छोड़ने नहीं दे रहा है। तो हम लगे हुए हैं उसी में 87-89। जी, आप जब बैंक की बात चल रही थी तो आप कुछ इशारा कर रहे थे, वो क्विक कमेंट करिए, फिर मैं अनुराग की और अभिषेक के पास आता हूँ। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं उनके क्रूड के चार्ट के ऊपर ही बोलना चाह रहा था। अच्छा, क्रूड के चार्ट के ऊपर एक बहुत अच्छी बात जो कही थी, उसमें एक कोरिलेशन देता हूँ। मार्केट थिनिंग। देखिए, जब आदमी यंग रहता है, उसके बाल काले और घने और मोटे होते हैं। फिर धीमे धीमे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे ट्रेंड मैच्योर हो रहा है, वैसे वैसे बालों के कलर उड़ेंगे, बाल थिन होंगे। थिन होते 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 फिर आपके बाल झड़ना शुरू होंगे। तो मार्केट भी वैसे ही है। सरवेन जी, अब ये आप जो ना पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, इधर स्टूडियो में बैठे हुए दो आदमियों के, अनुराग जी इस क्राइटेरिया में सही बैठते हैं। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोगों को तो लग रहा है ऐसा कि ये चलिए कर लीजिए। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार भी गिरते हुए बालों के जैसे ही गिरता है, जैसे जैसे नए हाई बन रहे हैं। बैंक निफ्टी की ब्रेथ थिन हो रही है, निफ्टी की भी ब्रेथ थिन हो रही है, S&P की भी ब्रेथ थिन हो रही है। जब ब्रेथ थिन होती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल लाता है, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, चार्ल्स डाउ ये बोल के गए थे, जब एक दूसरे से सारे एवरेजेस या वर्ल्ड मार्केट या सारे इंडाइसेस एक दूसरे का साथ छोड़ दें और अलग अलग चलने लगे तो डर जाओ। When the averages don't confirm, it's a time for trend reversal। और ट्रेंड क्या है? वर्टिकली अब दुनिया में सब जगह ट्रेंड ऊपर चल रहा है, पलटने के रिस्क ज्यादा है। जी, अभिषेक, चार्ट ये कह रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, यानी बैंक सेक्टर, और वो हमको दिख भी रहा है, वो चल भी नहीं रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत थैंक्स टू कि वो सरकारी बैंक SBI थोड़ा बहुत चल जाता है, ये जो छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं, बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर जिनको एकदम जेम माने, यहाँ के मैग्निफिसेंट 7 कह सकते हैं आप, वो बेचारे नहीं चल रहे हैं। क्या ज़्यादा वीकनेस वहीं पे है बैंक में? जी, डेफिनेटली प्राइवेट बैंक में अगर हमने देखा है तो हमने देखा है कि इवन जो सबसे नामचीन और मोस्ट फेमस बैंक जिसको हम HDFC बैंक कहते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है, और चर्चा तो हमने पिछले बार भी की थी। तो आपके अगर जो लीडर पैक है, अगर वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, तो वो एक इंडिकेटर भी बन जाता है कि समथिंग इज़ डेफिनेटली नॉट एडिंग अप। सो उस तरह से अगर हमें देखें तो जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ये बता रहे हैं इस डेटा को देखते हुए कि मार्जिन कॉम्प्रेशन एक जो है वो एक एविडेंटली पॉसिबल है। एंड दूसरा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तरफ से आप FD रेट 8% पे आप देख रहे हो और अब
लेंडिंग में आपके पास स्कोप ही नहीं है ज़्यादा चार्ज करने की, क्योंकि सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है। एंड दूसरा है जहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ असेट, जो कि ये टर्म 5 साल पहले बहुत ज़्यादा लोग देखते थे और इन दिनों में मोटा मोटा सबके रेशियो एक जैसे आने लग गए, तो लोग अभी भूल रहे हैं। बट यही होता है जब आप के पास प्रेशर होता है और आपको डिप्लॉय करने पड़ते हैं कैपिटल, और आप फिर असेट क्वालिटी को एक बार नज़रअंदाज करते हैं बिकॉज यू वांट टू ग्रो, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल बनता है। मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर अगर हम देखें अभी एज ऑन डेट, वो एक अपने पीक पर है, जिस पे हमने जो भी अभी तक परफॉर्मेंस देखी है, रिजल्ट देखे हैं, वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्या हुआ है लास्ट 2-3 साल इकोनॉमी के बेसिस पे। बट यहाँ से जो आगे वाले समय है वो इतना ईजी नहीं होगा टू जस्टिफाई कंटिन्यूइंग ग्रोइंग एट दैट रेट एंड डिलीवरिंग एट अ मार्जिन विच सो द कंप्रेशन इटसेल्फ वुड मीन। तो जैसे एचडीएफसी के स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि वो मर्जर हुआ, अभी तक उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक के अलावा इंडस्ट्री की भी प्रॉब्लम, वो भी टॉप रैंक की। आप ये कह रहे हैं कि वो ग्रोथ चेस करने के चक्कर में गड़बड़ होगा? मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑलरेडी काफ़ी हद तक सबने अपने अपने लेवल पे डिलीवर कर दी है, जो कि फॉर द फैक्ट कि लेट्स से अगर अंडर पेनिट्रेटेड डिमांड थी फॉर द टाइम की जब कोविड नहीं था, और कोविड के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो हर तरफा चौतरफा तेज़ी हुई और हर सेक्टर में एक डिमांड आई, उस डिमांड को कैटर करने के लिए निकले। और ये नंबर्स जो हम देख रहे हैं हिस्टोरिकली, इस तरह से कभी बैंक ने इस तरह से नंबर्स भी डिलीवर नहीं किए। बट जैसे कि पॉइंट है कि किस पॉइंट तक ये पॉसिबल है कंटिन्यू करना, और मेरे हिसाब से आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई नेक आउट एंड सेइंग कि इस पॉइंट से आगे की विजिबिलिटी को बिल्ड करते हुए ग्रो करना इतना इजी नहीं होगा। और जहाँ पे थोड़ी सी भी अर्निंग की डिसअपॉइंटमेंट आती है, मार्केट की कोर्स करेक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से डेमोन्स्ट्रेट होती है। सो यहीं पे एक बहुत बड़ा वैलिडेशन हो रहा है कि आप अगर इस बार के रिजल्ट्स को भी देखें तो सेम सेक्टर के अंदर में एक स्टॉक के अंदर में आपने अपर सर्किट देखा है और एक में आपने डाउन सर्किट देखा है, और वो फ्लूक नहीं है। सो प्रीटी मच यू नो इफ देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, things are getting punished, and that's where you have to be very careful कि you are going after what kind of stocks or sectors, and that's in a broader way। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें जिसका वेटेज 35% से ऊपर है निफ्टी में, तो डेफिनेटली वो पैटर्न के भी हम जहां बात कर रहे हैं चार्ट के, वो इसलिए रेप्लिकेट कर रहा है क्योंकि लार्जली वो उसको मेरे इमेज के हिसाब से भी हम देखते जा रहे हैं। सो एक तरह से अगर हम सबको एड अप करें तो ट्रेंड भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी। सो मुझे लग रहा है कि हमारे जो चार्टर्स भी जो बात कह रहे हैं वो कहीं से मुझे मिस अलाइन नहीं लग रहा है, बल्कि यही होता है जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल को जब एक तरह से देखते हैं होलिस्टिकली, तो आपको चीज़ें दिख रही होती है कि भाई ठीक है, वेयर इट इज़ एडिंग अप इवेंचुअली, एंड वही दर्शक को भी बेनिफिट मिलता है उस तरह से समझने के हिसाब से कि ओवरऑल क्या हो रहा है। जैसे कि आप एक मेडिकल टेस्ट कराने गए अपनी बॉडी का और आपको कुछ पैरामीटर्स पता चलते हैं, तो वो पैरामीटर्स में ज़रूरी नहीं है कि सारी डिजीज़ आपको आज ही हो गई, बट शायद वो इंडिकेट भी करते हैं कि फ्यूचर में शायद आपका रिस्क क्या हो सकता है, और आपको उस रीडिंग के बेसिस पे कुछ लाइफस्टाइल करेक्शन कर लेने चाहिए। और वो हम यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो लेवल पे जो एलोकेशन का जो कंसोलिडेशन है वो कर लेना चाहिए बेस्ड ऑन whatever visible factors we can see at this point of time। रादर कि उस दिन का आप इंतजार करें, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अनुराग, बैंक एचडीएफसी बैंक अभी तक उनका मर्जर डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। हाँ, नहीं सिर्फ उसी की बात नहीं है। देखिए, जहाँ बैलेंसिंग फोर्स, मैंने तो इसके फंडामेंटल्स और मैंने ट्विटर पे एक ब्रॉड कॉन्स्ट्रक्ट थ्रेड डाल के इसलिए ये भी समझाने की कोशिश की कि नजरिए अलग हो सकते हैं, और एज एन यू नो मुझे बैंक्स पसंद थे, लेकिन आई वुड से दैट आई वोंट बाय एट दीज लेवल्स। और ये क्योंकि एफआईएस भी नजरिया ले रहे हैं वो, तो अब वो फ्यूचर में पता लगेगा, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई तो हु वाज राइट। बट बैंक्स के इतने वैल्यूएशंस नहीं होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड जस्टिफाइड है। एफआई बेचने दीजिए उनको। आई थिंक इसमें हमें कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट्स कॉन्फिडेंट हैं, DIs आर कॉन्फिडेंट दैट बैंक्स हैव वैल्यू, तो दे शुड बाय, दैट्स ओके। कोई तो बेचेगा, somebody will create that balance, right? तो दैट इज जस्टिफाइड। नीरज जी, एक दो बातें इसमें जो सर्वेंद्र ने चार्ट्स दिखाए उसमें कहना चाहता हूँ अबाउट द रुपी। आई थिंक वी काइंड ऑफ कंप्लीटली अलाइन। मैं भी जब इंडिया जाके आया तो मुझे लगा कि द डॉलर इज नॉट गेटिंग द रुपी दैट इट शुड। तो इंडिया में जिस हिसाब से चीजें महंगी हैं, आई थिंक रुपी शुड बी टचिंग 85-90 सून। बट हैविंग सेड दिस, इसको हमें एक नेशनल प्राइड का इशू की तरह से नहीं देखना चाहिए। चार्ट्स असाइड, आरबीआई के भी एक टारगेट्स होते हैं रुपी में। आरबीआई डजंट वांट टू सेट द टारगेट, बट वो एक सडन राइज और सडन फॉल को प्रिवेंट करते हैं। दैट्स व्हाई दे इंटरवीन इन द मार्केट्स व्हेन नीडेड। आई थिंक बिकॉज अगर वो रुपी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होने देंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे और फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे चैलेंज आएगा।
तो अल्टीमेटली इट इज नॉट अ इशू ऑफ नेशनल प्राइड, इट इज अ इशू ऑफ व्हाट इज आपका, आप अगर यहाँ पर आके डॉलर में खर्च करते हैं तो वही उसी पैसे को अगर आप इंडिया में खर्च करें तो क्या आपको इक्वल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं? मुझे ऐसा लगा नहीं मिलता है। और इंडियन मार्केट में जो जो महंगाई है वो उस हिसाब से है कि रुपी शुड बी वर्थ मोर देन 83 84 से तो आराम से ऊपर होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट हो गया, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ यू नो, आप जापानीज येन को देख लीजिए, वो हमारे से भी नीचे वैल्यू है उसकी, बट दैट डजंट स्टॉप जापानीज इकोनॉमी टू बी द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड नीरज जी, आई थिंक हम इस पे चर्चा नहीं कर पाए, बट पीएसयूज के बारे में एक छोटा कमेंट देना चाहता हूं। देखिए, पिछले हम फाइनेंस में जो अपनी लर्निंग होती है ना, उस पर बिल्ड ऑन करते हैं, हम उसको अंडू नहीं कर देते कि देखिए जो पिछले 20 साल में सीखा वो सब तो जाया हो गया और अब जो नया, ये तो नई लर्निंग आ गई। 2021 में आईपीओज में कुछ हमें यही समझाने की कोशिश की गई और वो अब सब जानते हैं कि वो सही नहीं था। देखिए, पीएसयूज इंडिया का फ्यूचर नहीं है। आप उसको जो भी कह लें, पिछले 20 साल से यही लर्निंग और पिछले 70 साल की 75 साल की, अगर पीएसयूज ने इंडिया को ग्रेट बनाना होता तो हम अब डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, वो तो शुरू के 40 साल में हो गया होता। इस समय पे द होल लर्निंग ऑन पीएसयूज और बजट्स में पिछले 2 साल से हम एक टर्म मिस कर रहे हैं, वो है डाइवेस्टमेंट टारगेट। वो तो नदारद ही हो गया है। पीएसयूज को अल्टीमेटली द फ्यूचर ऑफ पीएसयूज वाज के ऑल ऑफ देम विल गेट प्राइवेटाइज्ड एट सम पॉइंट इन टाइम। मे बी हो सकता है वो हो और अब बेहतर प्राइजेस पे होगा, तो मे बी गवर्नमेंट की वो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। बट अल्टीमेटली अगर आप इस पर बेट कर रहे हैं कि पीएसयूज विल रिवाइव एंड दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली, राइट? द मार्केट विल हैव टू मूव टुवर्ड्स, गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है कि गवर्नमेंट बैंकिंग में रन करे, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, गवर्नमेंट रेलवेज चलाए। मैं कहूंगा ये कहीं भी इवॉल्व मार्केट में नहीं होता है। तो अल्टीमेटली इसको एक टेम्परेरी सेटअप देखें, बट डोंट थिंक दैट दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू गो एंड पीएसयूज विल होल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नीरज जी, ओके, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मेरे ख्याल में इस सरकार ने भी बहुत बार ये बात कहा है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, लेकिन जो बहुत बुराई होती थी, आलोचना होती थी या बहुत हाईली अंडर वैल्यूड थे, वो शायद अपने फेयर वैल्यूएशन को ले रहे हैं और उनके पास काम भी है तो वो हो रहा। और अब जैसे आप करें डाइवेस्टमेंट, अब तो और अच्छे भाव पे होगा। क्या ज़बरदस्त वैल्यूएशन हो गए अब, सही से जिसको कहते हैं कि डाइवेस्टमेंट ये होना चाहिए और हो गई। बहुत कम समय हमारे पास है, फाइनल कमेंट, ट्रेंड रिवर्सल या हेल्दी करेक्शन? मेरे हिसाब से मैं इसे हेल्दी करेक्शन कहूँगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए कुछ और डेटा पॉइंट्स जब हम देखेंगे आने वाले समय में, अगर वहाँ बदलाव होते हैं तब ये कॉल लिया जा सकता है। बट एज ऑन डेट, कंसिडरिंग कि मार्केट की पोजीशन जहाँ पे खड़ी है और उस बेसिस पे अगर हम कमेंट करें तो एक बार के लिए ये हेल्दी करेक्शन ही कहा जाएगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और ये करेक्शन बीच बीच में आते भी रहने चाहिए। हेल्दी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नीरज जी, मार्केट्स आर नॉट लीनियर, इट्स नॉन लीनियर। एंड जब इस तरह की तेज़ी आती है तो सबको लगता है ये लीनियर ही रहेगा फॉर एवर, बट दैट्स नॉट द वे हाउ एवर एनी मार्केट इज ऑपरेटेड। एंड रीजंस बन जाते हैं, कई बार रीजंस दिख जाते हैं, कई बार बाद में दिखते हैं, बट फैक्ट रिमेन्स द मार्केट्स आर नॉन लीनियर। कई बार ऐसा होता है कि आप को दिखता है कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आया तो आप रीज़न ही समझ नहीं पा रहे। हम लोग भी आपस में पूछते न्यूज़ रूम में, यार हुआ क्या, आज तो कुछ कोई खबर भी नहीं थी। यूएस के मार्केट में बहुत से क्यूज़ थे, फिर भी मार्केट ने एक डीप करेक्शन क्यों लिया। उस दिन आप इस शो को ज़रूर देखिएगा दोबारा से, क्योंकि हमारा काम है आपको एजुकेट करना, आपको अहेड ऑफ द टाइम्स रखना, कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले से भांप लें, समझ लें कि देखिए ये चीज़ यहाँ पैटर्न बनने वाली है, तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें। जैसे ज्योतिष की बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, किसी से मैंने पूछा कि ज्योतिष का सब कुछ अगर प्री डेस्टिन्ड है तो क्या फ़ायदा जानने का। तो उसने कहा बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि अगर सब कुछ आपको पता है कि ऐसे ऐसे ही आपकी लाइफ चलेगी, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, तो फिर ज्योतिष को देखने का क्या मतलब। उसने कहा एक मतलब इसका ये है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ, कि मान लीजिए ज्योतिष में लिखा हुआ है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम आप बीमार पड़ेंगे और आपके बहुत पैसे खर्च होंगे, और अगर ये ज्योतिष से आपको पता चल जाए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, तो आपके पैसे कम लगेंगे, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे ही मार्केट में भी हमको नहीं पता कब क्या होगा, लेकिन हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा काम है। और इसीलिए हमने आज ये शो खासतौर पे चार्ट की मदद से भी आपको समझाने की कोशिश की कि जब चार्ट और इवेंट्स एक साथ मर्ज होने लगे तो सिग्नल्स आपको पकड़ने चाहिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म हमेशा बोल रहते हैं हम लोग, लेकिन संभलना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, अनुराग जी का, अभिषेक का और विशेष तौर पे सर्वेन जी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके हमारे लिए 5 चार्ट बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय द वीकेंड। धन्यवाद।